नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 हमने सिविक्स का कंप्लीट किया था 10th क्लास का। आज चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम है धर्म, जाति और लैंगिक मसले। धर्म आप जानते हो हमारे भारत के अंदर कितने धर्म है आपको पता ही है। हमारे भारत के अंदर सभी धर्म समान है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जाति वर्ण व्यवस्था में बटी हुई है। लैंगिक मसले यानी पुरुष और फीमेल को लेके आए दिन जो विवाद होते रहते हैं उसके मसले पर। लैंगिक मसले एवं राजनीति। लैंगिक मसले एवं राजनीति। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री पुरुष की जैविक बनावट नहीं है, बल्कि इन दोनों के संबंध में प्रचलित रूढ़ छवियां और तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। आए दिन चर्चा चल रही है, आए दिन विवाद होते रहते हैं कि हम लड़का हैं कि हम लड़की हैं, हमें ये काम करना है कि हमें वो काम करना है। तो ये सारी चीज़ें ये विवादित हैं, तो सारे के सारे लैंगिक मसलों में आएंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी का। निजी एवं सार्वजनिक का विभाजन। इसका परिणाम यह है कि अधिकांश मामलों में समाज सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। पहले केवल पुरुष को ही राजनीति में भागीदारी करने की अनुमति थी। बाद में तमाम महिला संगठन बनाए गए और समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किए गए। विश्व के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे स्कैंडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर अधिक ऊंचा है भारत की अपेक्षा। लेकिन इसका परिणाम है कि अधिकांश मामलों में समाज सार्वजनिक जीवन में यानी जो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका नगण्य यानी बहुत ही कम है। पहले केवल पुरुषों को ही राजनीति में भागीदारी करने की अनुमति थी। बाद में तमाम महिला संगठनों बनाए गए, फिर उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की गई। तो इसके बावजूद अगर भारत के हिसाब से देखें, भारत में इतना प्रकोप नहीं है महिलाओं को दिया जाता जितना अधिकार स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड यानी यूरोप के देशों में दिए जाते हैं। ठीक है ना, ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे देशों में दिए जाते हैं। वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी का स्तर है वो अधिक ऊंचा है हमारे भारत की अपेक्षा। ठीक है, एक वर्ड आएगा नारीवादी आंदोलन। क्वेश्चन बनेगा नारीवादी आंदोलन क्या है। तो कट्टरपंथी महिलाओं ने व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता के उद्देश्य से आंदोलन किया, जिसे नारीवादी आंदोलन की संज्ञा दी। नारीवादी आंदोलन में क्वेश्चन बनेगा एक कट्टरपंथी महिला। कट्टरपंथी यहाँ से वो नहीं है कि यहाँ पे ये तलवार और वो चला रही है। जिन महिलाओं को यहाँ पर अधिकार नहीं जाते, जिन महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर समझा जाता था, उन महिलाओं ने बहुत तमाम आंदोलन किए, तमाम उन्होंने संगठन बनाए। उसके बावजूद भी उन्हें मतलब उन महिलाओं को जो संगठन बना गया और जो अपने अधिकार के लिए मांग उठा रही थी, उन महिलाओं को क्या बोला गया था, नारीवादी महिलाएं। ठीक है। पितृ प्रधान या पितृसत्तात्मक समाज। पितृ मतलब पितृ का मतलब पिता का पुत्र। हमारे भारत के अंदर अगर आप देखोगे ना तो ऐसा समाज जिसमें परिवार का मुखिया पिता होता है, ऐसे समाज में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की अधिक महत्व और शक्ति देने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर देखा होगा आपने योगी सरकार के तहत अब पहले परिवार का मुखिया कौन हुआ करता था, पुरुष। यानी राशन कार्ड जो बनाए जाते थे उनका मुखिया पुरुष हुआ करता था। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के साथ जो असमानताएं बरती जा रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने महिलाओं को घर का मुखिया बनाएगा और उन्हीं के नाम से राशन कार्ड बनते हैं। अगर आप गैस कनेक्शन लोगे तो आप महिलाओं के नाम से ही लोगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। अभी पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले पुरुष के नाम से हुआ करते थे, महिलाओं के नाम से नहीं हुआ करते थे। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, अगर भारत की बात करें तो भारत में देखते हैं भारतीय समाज अभी भी पुरुष प्रधान व पितृ प्रधान समाज है। भारत में महिलाएं विभिन्न तरीकों से भेदभाव का सामना कर रही हैं, ये बात सही है। यानी भारत में अभी भी महिलाएं बहुत पिछड़ी हुई हैं। पुरुष महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, अधिक समान नहीं मानते हैं। बहुत जगह से उन्हें वर्जित किया जाता है, उनसे बोला जाता है आप तो सिर्फ घर के काम काज और बच्चों की देखभाल करने के लिए ही हो। अगर पुरुष बाहर काम करेंगे तो पुरुष ही काम करेंगे। तो अपने आप को जो कार्य करते हैं पुरुष मानते हैं कि हम ही सक्षम हैं, जो महिलाओं से ऊपर है, महिलाएं हमारी बराबरी नहीं कर सकती। इस चीज़ में मिथ बैठा रखी है लोगों ने। अगर हम साक्षरता दर की बात करें 2011 के अनुसार, अगर पुरुष की बात करें तो 82.14 है, अगर महिलाओं की बात करेंगे तो
65.46 है। ठीक है। और जो ड्रॉप रेट है वो महिलाओं का अधिक है, यानी छुड़वा दी पढ़ाई करी नहीं तो सबसे ज़्यादा क्या है वो पुरुषों में, सॉरी महिलाओं में। ठीक है ना। अब बात करेंगे अनपेड कार्य की। अभी मैंने बताया था महिला घर का कार्य करती है तो उन्हें क्या बोले, मतलब समझा जाता है कि अब तो घर के कार्य करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए बनी है। अनपेड कार्य का मतलब होता है बिना सैलरी के कार्य। घर में हमारी माताएं बहनें होती हैं, वो जो भी हमारी गृहिणी होती हैं, वो सभी भाई बिना पैसों के तो कार्य करती हैं। अगर आप बोलो भाई खाना बना दो, खाना बना देंगे, कपड़े धो दो, सारी चीज़ें भाई जितनी भी महिलाएं होती है घर में वो सारी बिना पैसों के काम करती हैं घर का। तो भारत में औसतन महिलाएं पुरुष से 1 घंटा अधिक कार्य करती हैं। अगर उनका कार्य निकाला जाए, अगर आप सोचोगे पुरुष 8 घंटे कार्य करते हैं तो महिलाएं उनसे 1 घंटा अधिक कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती, उनको समान नहीं समझा जाता है। तो समान मजदूरी में अंतर की बात करते हैं। अभी मजदूरी में अंतर की बात करेंगे। समान पारिश्रमिक एक्ट 1976 के तहत समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाएगी। 1976 से पहले ऐसा नहीं था, महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया था। जैसे आप अगर देखोगे, अगर किसी प्राइवेट कंपनी, अगर किसी पुरुष को मिल रहे हैं 10,000 रुपये, तो महिला को वहाँ पे सिर्फ 8,000 रुपये देते थे उन्हें, क्योंकि अलग कमज़ोर समझा जाता था। लेकिन 1976 के बाद अगर पुरुष के भी सेम पोस्ट है, पुरुष के भी 10,000 रुपये, अगर आप मान लो ये वर्कर है, अगर वर्कर के 10,000 रुपये हैं तो फीमेल वर्कर के भी 10,000 रुपये ही होंगे। यही नहीं कि आप 8,000 कर दो। तो इसको कब सुधारा गया, इस चीज़ को कौन सा कानून लाके, तो समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ठीक है ना। लेकिन महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम काम मिलता है, ये भी तो है। चलो आप वेतन समान कर दोगे तो महिलाओं को कम काम देते हैं। अगर मान लो 100 की ज़रूरत है, 100 वर्कर की ज़रूरत है, तो उसमें 20 महिलाएं होंगी और 80 पुरुष होंगे। अब यहाँ पे भी डिफरेंस है, इसको भी समान करना चाहिए। भाई समान वेतन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर भी तो भेदभाव कर रखा है। यहाँ पर 80 है, चलो 50-50 होते तो कोई दिक्कत ना, फिर तो समान ही हो गई। चलो 40 भी होते, 60 भी होते तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तो बहुत डिफरेंस है। और भाई 100% में से 20% आबादी है सर महिलाओं की, फैक्ट्रियों में काम करने, कंपनियों में काम करने की, ये तो उनके साथ बहुत सारा भेदभाव किया जा रहा है। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, यानी मजदूरी में डिफरेंस। ठीक है ना। अब बात करते हैं शिशु लिंग अनुपात की। भारत में अनेक हिस्सों में लड़के को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। आज भी ऐसा चलता है हर जगह, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जन्म लेने से पहले लड़की का गर्भपात कराने का माध्यम ढूंढते हैं। यानी पहले ये समझते हैं, अगर आप मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उस प्रेग्नेंट महिला को पहले ही जांच करवाएंगे कि हाँ बच्चा मतलब उसकी जो पेट में बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। लड़का होता है तो उसको रखने के इच्छुक ज़्यादा होते हैं, अगर लड़की होती है तो फिर बहुत समस्याएं बनती है, फिर गर्भपात करवा देते हैं। ठीक है ना, जिसे अबॉर्शन बोलते हैं। तो शिशु लिंग अनुपात हमारा 1000 में से 940 है, यानी 1000 लड़कों पे 940 फीमेल्स हैं। महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, यानी राजनीति, अब आते हैं राजनीति में कि महिलाएं राजनीति में किस प्रकार हैं। चलो अभी हुआ काम करने में ये सारी चीज़ें, समान वेतन। अब यहाँ पे राजनीति में कितनी महिलाएं लड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानते हैं। इसमें तो भारत की विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 2019 में पहली बार 14.36 से अधिक हुई थी, नहीं तो इसके अंडर ही रहते थे। ठीक है ना। लोकसभा की बात करें, लोकसभा में 2019 में पहली बार महिलाओं की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, जो कि 14.96% के लगभग थी। और राज्यों की विधानसभाओं की बात करें, राज्यों में विधानसभाओं की अगर बात करें तो उनमें 5% से कम हिस्सेदारी है महिलाओं की। इस व्यवस्था में भारत का स्थान विश्व में बहुत ही पीछे है, अफ्रीकी और लातिन अमेरिका से बहुत पीछे है। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे महिला मुख्यमंत्री और महिला प्रधानमंत्री, जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर पुरुष का वर्चस्व अधिक है, यानी महिला मुख्यमंत्री पुरुष और महिला, यानी मुख्यमंत्री पद पर और प्रधानमंत्री पद पर महिलाओं का वर्चस्व कम है और इन पर पुरुषों का ज़्यादा है। स्थानीय सरकारों में महिलाओं की भागीदारी 1/3 हिस्से पर है। लगभग ग्रामीण व शहरी निकायों को मिलाकर निर्वाचित महिलाओं की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक है। देखिए
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पद पर तो महिलाएं वैसे भी कम है, लेकिन अगर हम बात करें स्थानीय निकाय यानी स्थानीय सरकार, जो ग्राम लेवल पर बात होती हैं या नगर पालिका लेवल पर बात होती है, यानी ग्राम और शहरी लेवल पर जब बात होती है, तो उनमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी 1/3 भाग है, यानी 33% है। अब बात करेंगे नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023। यहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छा मौका मिला है, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाने का, महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है इस एक्ट में उसे दूर करने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। तो देखते हैं आगे क्या है इस एक्ट में दिया गया। देखो 106वें संविधान संशोधन 2023, यानी 106 का मतलब ये हो गया कि संविधान में 106 संशोधन, यानी संविधान को जो किताब है उसमें 106वीं बार उसको खोला गया है और उसमें संशोधन किया गया है। 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक। देखिए विधेयक और कानून में 2 डिफरेंस होता है, यानी विधेयक और एक्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है विधेयक और यहाँ पे लिखा है मैंने अधिनियम। इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनता, अधिनियम नहीं बनता, उससे पहले वो विधेयक रहता है। जैसे यह संशोधन किया गया था 19 सितंबर को, यह लोकसभा में पेश किया गया था, ठीक है ना। और इस विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा से पास कर दिया गया और 21 सितंबर को राज्यसभा से पास कर दिया गया। और इसको पास करने के बाद और फाइनली राष्ट्रपति के पहुंचने के बाद, राष्ट्रपति के पास पहुंचने और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद इसको कानून बना दिया गया। तो जब तक विधेयक चलता है, जब तक वो राष्ट्रपति की मोहर उस पर नहीं लग जाती है ना, वो तब तक विधेयक रहता है। और जैसे ही राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है तो वो कानून या अधिनियम बन जाता है। अब इस कानून में महिलाओं को कितना रिजर्वेशन देने की बात करी गई थी, इसमें देखते हैं। देखिए इस एक्ट में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देने की मांग की गई थी। जैसे आर्टिकल 239 के ए दिल्ली विधानसभा में 70 सीटों में से 23 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। और लोकसभा की अगर बात करें, किसकी, लोकसभा की अगर बात करते हैं, तो लोकसभा में 543 सीटों में से 181 सीट महिलाओं को मिली हैं, इससे पहले नहीं थी। तो 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। कब से किया गया यह, सितंबर 2023। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या हो तो नारी शक्ति बंधन एक्ट क्या है बताओगे? अगर क्वेश्चन आता है आपका नारी शक्ति बंधन एक्ट क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए तो आप लिख सकते हो आराम से। अगर क्वेश्चन आता है महिलाओं का, यानी भारत में यानी महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या है, आप लिख सकते हो। और भारत में किस प्रकार महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आप लिख सकते हो ना। इस पर अच्छे से समझा दिया है पूरे पॉइंट। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति पर। देखिए धार्मिक विभाजन लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौमिक नहीं है, यानी धर्म का जो विभाजन है वो पुरुष और महिलाओं जैसे जो विभाजन है उनकी तरह नहीं है। लेकिन विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक व्यापक है, यानी विश्व में धार्मिक विरोधाभास अत्यधिक व्यापक है। यानी लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति को दर्शाता है। लैंगिक विभाजन एक दूसरे को ऊंच नीच से दर्शाता है, लेकिन धार्मिक विभाजन हमेशा राजनीति को दर्शाता है। यहाँ पर धार्मिक विभाजन जैसे एक धर्म के लोग जो जिस धर्म के ज़्यादा होंगे उसी की राजनीति में भागीदारी अधिक होगी। गांधी जी के अनुसार धर्म को राजनीति से अलग नहीं कह सकता। गांधी जी ने ये शब्द बोले थे कि धर्म को आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते। अब बात करते हैं महिला आंदोलन। सरकार को सभी धर्मों में पारिवारिक कानूनों को बदलना चाहिए। महिला आंदोलन ने ये बोला कि सरकार को सभी धर्मों में पारिवारिक कानून को बदलना चाहिए। अगर हम बात करेंगे मानवाधिकार आयोग की, तो सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। यानी जो धर्म अल्पसंख्यक हैं उनको भी विशेष प्रावधान यानी सुरक्षा दी जानी चाहिए। अल्पसंख्यक जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी जितने भी धर्म हैं सभी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है ना जी। इसे अगर बात करेंगे तो लगभग 79% समथिंग हिंदू हैं और बाकी 14 से 15% मुस्लिम हैं, बाकी अन्य धर्म हैं। जो अल्पसंख्यक यानी हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी के सभी अल्पसंख्यक हैं, उन धर्मों के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए, इसमें बोला गया है। अब बात करेंगे सांप्रदायिकता क्या होती है।
इसकी समस्या तब उत्पन्न होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार माना जाता है। यानी जैसे अगर बात करें हम पाकिस्तान की, जैसे बात करें हम सऊदी अरब की, तो वहाँ पे इस्लाम धर्म को उसका राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। एक धर्म और उसकी अनुयायी दूसरे धर्म के विरुद्ध होते हैं, यानी हिंदू मुसलमान के विरुद्ध हैं और मुसलमान हिंदू के विरुद्ध हैं। धार्मिक भेदभाव को धर्म के आधार पर संवैधानिक घोषित किया गया हो, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को या सऊदी अरब में इस्लाम धर्म को संवैधानिक घोषित कर दिया गया, लेकिन हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत हमारा एक मान लो धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है आगे बात करेंगे। सांप्रदायिक राजनीति, अभी हमने सांप्रदायिकता देखी क्या है, अब बात करेंगे सांप्रदायिक राजनीति। इस धारणा को जन्म देती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते। सांप्रदायिक राजनीति क्या कहती है, इस धारणा जन्म लेती है कि विभिन्न धर्मों के लोग एक राष्ट्र के अंदर समान नागरिक बनकर नहीं रह सकते, यानी अलग अलग धर्म है वो एक जैसे नहीं रह सकते। इस विचारधारा पर आधारित है कि धर्म को सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। ठीक है ना जी। इस सांप्रदायिक राजनीति किस विचारधारा पर आधारित है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का मुख्य आधार है। अब बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष शासन की। संविधान में भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार या स्वीकृत नहीं किया है, यानी भारत के लिए स्पेशल कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है। अगर बात करें तो कोई भी ऐसा प्रावधान हमारे भारत के सभी धर्म समान है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है। अगर बात करें श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को, बात करेंगे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को, पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को और इंग्लैंड में ईसाई धर्म को वहाँ पर राष्ट्र का आधार माना गया है। उसके विपरीत भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं देता है। भारत का संविधान जो है वो किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं देता है। जैसे इस श्रीलंका की तरह बौद्ध धर्म को स्थान मिला है, इस्लाम उसमें पाकिस्तान में सऊदी अरब में इस्लाम को मिला है। अगर इंग्लैंड की बात करें या ब्रिटेन की बात करें वहाँ पे ईसाई है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा उल्टा है, देखने को मिलता ही नहीं है। इन देशों का उल्टा है, हमारे यहाँ तो सभी धर्म समान है, किसी को भी दर्जा नहीं दिया गया, कोई वो नहीं है उसमें। भारत में भारत का संविधान धर्म को विशेष स्थान नहीं देता है। भारत से सभी धर्म समान है, भारत में सभी धर्म समान है, भारत का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्म समान मान्यता दी गई है संविधान में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। पूरा वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से मैंने मेहनत की है इन नोट्सों पे, आपके लिए 70 में से 70 नंबर लाने का पूरा प्रयास किया गया है। आगे बात करेंगे जाति और राजनीति की। जाति और राजनीति को निम्न पहलुओं के द्वारा स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। जातिगत, अब देखते हैं जाति और राजनीति निम्न पहलू क्या क्या है। पहली बात करेंगे जातिगत असमानताएं। जातिगत असमानताएं, ठीक है ना जी। जातिगत असमानताएं होती क्या है? विश्व के देशों में लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो परिलक्षित है, यानी विश्व में यानी समलैंगिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर तो विभाजन बहुत देखे हैं, लेकिन भारत में जाति पर आधारित विभाजन देखने को मिलता है। बताइए, भारत में क्या मिलेगा आपको? वर्ण व्यवस्था मिलेगी, लेकिन विश्व में और अन्य देशों में क्या है, वहाँ पर धर्म के पीछे लड़ते हैं और वहाँ पर समलैंगिकता के आधार पर लड़ते हैं। लेकिन हमारे भारत में किस पर लड़ते हैं? जातियों के ऊपर लड़ते हैं। इस प्रणाली में एक ही जाति समूह के सभी सदस्य एक सामाजिक समुदाय के रूप में रहते हैं। किसी को भी अन्य से रीति रिवाज और परंपराओं को अपनाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे जो भी जातियाँ हैं हमारे यहाँ पे भारत के अंदर, वो जातियाँ अपने समुदाय के लोगों में रहते हैं। उन्हें कोई भी किसी दूसरे धर्म का या उन्हें दूसरी जाति के रीति रिवाज को अपनाने की या परंपरा को अपनाने की अनुमति नहीं है, थी पहले। अब बात करेंगे दूसरा है जातिगत असमानताओं में, यानी जाति और राजनीति में दूसरी बात आ गई अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता क्या होती है? यानी इसको हिंदी में बोलेंगे छुआछूत। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ पिछड़ी निम्न जातियों के लोगों को, निर्वासित लोगों को अछूत कहा जाता है। यानी जो पिछड़ी जातियां या निम्न जातियां हैं उनको यहाँ पर अछूत बोला गया है। अब बात करेंगे भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। इसमें लोग घर घर जाकर लोगों के
उनके द्वारा बताई गई जनसंख्या संबंधी सूचना संकलित करते हैं। यानी सामाजिक आधार क्या है, यहाँ पर जनगणना कितने वर्ष बाद होती है भारत के अंदर, प्रत्येक 10 वर्ष बाद। वहाँ पे लोग जाएंगे घर पे और उनसे सूचना एकत्रित करेंगे, किससे संबंधित, जनसंख्या संबंधित। जो व्यक्ति नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो फॉर्म में से वैसे ही दर्ज किया जाता है। जो वहाँ पर जनसंख्या में फॉर्म आता है, जनसंख्या फॉर्म का, अगर जो व्यक्ति नास्तिक है यानी वो भगवान को नहीं मानते या किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। उसी फॉर्म में एक ऑप्शन आता है कि आप इस धर्म से नहीं मानते हो, तो उसमें स्पेशल उनकी भी काउंटिंग करी जाती है। अब बात करते हैं उनके विभिन्न धार्मिक समूहों की जनसंख्या 2011 के अनुसार हमारे भारत के अंदर कौन कौन से धर्म अधिक मिलते हैं, उनकी जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। बात करेंगे हिंदू की। हिंदू की जनसंख्या मिलती है 79.8 से मोटा मोटी हम 80% बोल देते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मुसलमान जिनमें 14.2% है। तीसरे पे आते हैं ईसाई जिनमें 2.3 है। अगले आते हैं सिख जिनमें 1.7 है। इन्हीं धर्मों को अधिकतर बोला जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। उसके बाद बौद्ध 0.7 है, जैन 0.4 है, अन्य धर्म जो 0.7 है। जो किसी धर्म को नहीं मानते वो इनकी संख्या कितनी, 0.2%। यहाँ तक समझ में आ रही है। अब बात करेंगे, देखते हैं 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाई का कुछ हिस्सा कम हुआ। यानी 1961 में जो जनगणना हुई थी उनके अनुसार अगर देखें तो हिंदू और मुस्लिम और ईसाइयों की जनसंख्याओं में कमी आई है, लेकिन मुसलमान, बुद्ध और सिखों में इजाफा मिला है। यानी मुस्लिम, सिख और बौद्धों में इनकी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। 1961 के बाद हिंदू, जैन और ईसाइयों का हिस्सा कुछ कम हुआ है, लेकिन मुस्लिम, बौद्ध और सिखों की जनसंख्या में इजाफा हुआ है, यानी बढ़ोतरी हुई है। एक भ्रांत भारत के अंदर बहुत फैला हुआ है इस बात को लेके कि लोगों में आने वाले समय में मुसलमानों की संख्या इतनी होगी जिससे कि अन्य धर्म पीछे हो जाएंगे। यानी कि अन्य धर्म से यहाँ पर तुलना की गई है कि ऑलरेडी हिंदुओं को छोड़ के बाकी धर्म मुसलमानों से पीछे हैं। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि मुसलमानों की संख्या इतनी हो जाएगी आने वाले 50 साल में या आगे कि जिससे कि यह हिंदू 80% है उससे भी ऊपर हो जाएगी, हिंदुओं की संख्या को भी पीछे छोड़ देगी, ऐसा भ्रांत मान है। लेकिन सच्चर समिति के अकॉर्डिंग, सच्चर समिति की गठन कौन करता है, प्रधानमंत्री, यानी पीएम के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और इसके द्वारा बताया गया आने वाले 50 वर्षों तक, यानी आने वाले 50 वर्षों तक इनकी संख्याओं में 3 से 4% ही वृद्धि देखने को मिलेगी। यानी मुस्लिम धर्म में अभी 14.2 है, तो इसमें 4% भी अगर जोड़ते हैं तो 18-19% होने की संभावना है। लेकिन ये मिथ यहाँ पे जो भारत में बोली जाती है कि आने वाले समय में मुसलमान हिंदुओं से या अन्य धर्मों से अधिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे तात्पर्य अन्य धर्मों से सिर्फ केवल यहाँ पे मुस्लिम हिंदू धर्मों को बताया जाता है, हिंदू धर्म को, क्योंकि ऑलरेडी जो अन्य धर्म है वो तो हिंदुओं से, मुसलमानों से वैसे ही पीछे हैं। तो टारगेट क्या था कि हिंदू धर्म को भी यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा पीछे। ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति होती क्या है, यह हमारे संविधान में अच्छे से बताया। अनुसूचित जाति होती क्या है, इनका नाम सरकारी अनुसूची में लिखे गए हैं। कौन सी सूची में, सरकारी अनुसूची में लिखे गए हैं। इसी कारण इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। अब बात करेंगे अनुसूचित जाति की। अनुसूची क्यों कहा जाता है अनुसूचित जाति इनको, क्योंकि सरकारी अनुसूची में इनका नाम लिखा गया है। ठीक है, इसी कारण इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया जाता है। इनको आमतौर पर दलित कहा जाता है। ये हिंदुओं की जाति से आते हैं जिन्हें हिंदू समाज में अछूत माना जाता है। किस समाज में अछूत माना, आते तो ये हिंदू समाज से ही हैं, लेकिन इन्हें लोग हिंदू समाज में भी जो उच्च जातियाँ हैं इन्हें निम्न जातियों को अछूत मानती हैं। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है। जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आदिवासी, और उसी को संविधान में अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अब बात करेंगे एससी। इनकी अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर इनको देखी जाए तो इनकी भागीदारी है, यानी शेड्यूल कास्ट इसको बोलेंगे अनुसूचित जाति, तो इनकी भागीदारी है 16.6%। और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति इसको बोलेंगे 8.6%। तो इनकी जनसंख्या भी हमें पता चली गई क्या क्या है इनकी, एक की 16.6, एक की 8.6।
अब बात करेंगे जातिगत असमानताओं की। तो जातिगत असमानताओं का है वर्ष 1900 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, यानी एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण एक विभाग है, वो यह स्पष्ट करता है। अब बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि जाति महत्वपूर्ण तरीकों से आर्थिक स्थिति से मजबूती से जुड़ी हैं। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं जाति समूह की औसत आर्थिक स्थिति अभी भी पुराने पदानुक्रम का अनुसरण करती है। जैसे पुराने समय में होता आया है, जैसे ऊपरी जाति सबसे अच्छी बताई जाती है और नीची जाति सबसे छोटी बताई जाती है, ठीक है ना, सबसे बुरी बताई जाती है। इसके कहते हैं जैसे अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को इसको मध्य में रखा गया। ऊपरी जाति को क्या बोलेंगे? जनरल। छोटी जातियों को क्या बोलेंगे? एससी और एसटी। और जो मध्य में रहती है उसको क्या बोलेंगे? ओबीसी। इसको मध्य में रखा गया है, ना ऊंची में है यार ना नीची में। जनरल कास्ट किस में हो गई? ऊंची में। और एससी और एसटी किस में हो गई? निम्न जातियों में, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि पहले समय में तो इनके साथ भेदभाव किया जाता था, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। आप अपने आसपास के वातावरण में देखिए, ना तो निम्न जाति को कुछ कहते हैं कोई और ना उच्च जाति निम्न जाति को परेशान नहीं करती है। हाँ, कुछ जगह हो सकता है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो 100% सत्य नहीं हो सकती हैं। ये सिर्फ राइटरों के अपने अपने अनुमान हैं कि बोलते हैं ऐसा होता है वैसा होता है। आपने कभी देखा है कि जो निम्न जाति का है, जो नल है, सरकारी नल है, क्या उस पे से जो उच्च जाति है उसका पानी नहीं पीता, या निम्न जाति का पानी नहीं पीता, या उच्च जाति का उसको पानी नहीं पीने देता, या निम्न जाति का उसको पानी नहीं पीने देता? तो ये एनसीईआरटी में जो लिखी हुई चीज़ें 100%, ये वाली जो बात है वो 100% लागू नहीं होती है। जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी चीज़ें पता है। आप अपने आसपास में शहर में रह रही हो या गाँव में रह रही हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन किताबों में ये सब दिया गया है, लेकिन वो 100% सत्य नहीं है। यहाँ पर हम इसको 100% सत्य मान नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा, तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसको हम लिखेंगे फिर, ठीक है ना। अब बात करेंगे, प्रत्येक जाति में कुछ सदस्य अमीर होते हैं, कुछ सदस्य गरीब होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुपात में निम्न जातियों के लोग अधिक, उच्च जाति के लोग कम हैं। यानी जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनमें निम्न जाति के लोग अधिक मिलते हैं और उच्च जाति के लोग कम मिलते हैं। देखो, कोई भी कास्ट हो उसमें गरीब और अमीर दोनों मिलते हैं। ऐसा इंडिविजुअली नहीं है कि सिर्फ उच्च जातियों में ही अमीर लोग मिलेंगे या निम्न जातियों में गरीब लोग मिलेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझती हैं, तो श्रम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मजदूरी, यानी समान कार्य, यानी कार्य। तो अभी मैंने बताया था, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना। तो कब से दिया जा रहा है? 1976 से, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे बनेंगे? भारत में जातिगत विषमताओं पर लेख लिखिए। तो विषमताओं या असमानताओं एक ही बात है। तो अगर ये आती है तो ये सारी चीज़ें यानी 1999 के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार हम लिख देंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि नारीवाद से क्या अभिप्राय है, तो नारीवाद क्या है? वो नारीवाद हो जाएगा यहाँ पे जो अपने असमानताओं यानी जो उनमें भेदभाव किया जाता था, नारियों ने अपने संगठन बनाई, ठीक है ना, क्या बनाई? संगठन बनाई, और उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। यहाँ पर ये लिखे, उसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, तो उसके बारे में ऐसा लिख देंगे। अगर भारत में विधायकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व यानी महिलाओं का राजनीति में क्या प्रतिनिधित्व है, वो आप अच्छे से लिख सकते हो। पहले कितना था और अब कितना है वो आप देख सकते हो, मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। यानी 2023 के बाद यह भागीदारी 33% हो गई है, केंद्र में भी और राज्य की विधानसभाओं में भी, ठीक है ना, सभी में इक्वल हो गई है। तो इस तरह ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने आपको करा दिया। पूरा चैप्टर का निचोड़ यही है। तो आगे की वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं बता रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 70 में से 70 ही आएंगे, ठीक है ना, 70 में से 70 आएंगे। अगर इस क्वेश्चन उसमें से
अगर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी बोर्ड के अंदर, ऑल यूपी के अंदर 7 सेट तैयार किए जाते हैं। अगर 7 सेटों में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेगा तो जो मैंने पढ़ाया है वही बनेगा, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये मैं विद गारंटी कह सकता हूँ, ये मेरी साइन है, विद गारंटी कह सकता हूँ इस चीज़ को। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, और देखें क्या है मेरे में और दूसरों के पढ़ाने में क्या डिफरेंस है, वो आपको खुद पता चल जाएगी। मैं इतनी बारीकी से पढ़ा रहा हूँ कि एक भी चीज़ बाहर नहीं जाने दे रहा आपकी। एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।